अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन हुआ जो 2 माह के तवील अरसे तक जारी रहा। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है इंडिया। तकरीबन 65 करोड़ वोटर्स ने अपना हक रायदही वहां पर इस्तेमाल किया और अब तक जो नताइज सामने आ चुके हैं, हुक्मरान जमात बीजेपी के अब की बार 400 पार के दावे जो आप सुन भी रहे थे वो और तमाम जो सर्वेस भी पेश किए गए वो गलत साबित हुए हैं। नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी का जो इत्तेहाद है, उनकी ऐवान की जो 543 नशिस्तें होती हैं उसमें से 293 उन्होंने हासिल की हैं, जबकि हुकूमत बनाने के लिए 272 का नंबर दरकार होता है। और इसका मतलब ये है कि नंबर्स जो है उनको पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी को अब इत्तेहादी हुकूमत ही बनाना पड़ेगी। दिलचस्प बात यह है कि 2019 में बीजेपी ने अपनी मकबूलियत की बुनियाद पर अकेले बगैर इत्तेहाद के 303 सीटें जीती थी, जबकि इस बार सिर्फ 240 नशिस्तें ही वो जीत पाए हैं। बीजेपी को अपनी मजबूत जो रियासतें हैं उनकी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर भी एक बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस बारे में ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि यहाँ पर अमूमी तौर पर उनकी जो मजहबी बुनियादों के ऊपर एक बयानिया था, हिंदुत्व जो पॉलिसी जिसको कहा जाता है, वो शायद इस बार लोगों ने इतना उस पर तवज्जो नहीं दी है और इसकी बेसिस के ऊपर ही इससे पहले वो यहाँ पर जीतते आए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस इत्तेहाद है, उन्होंने 10 साल बाद एक कम बैक किया है। 2019 के मुकाबले में हैरानकुन नताइज इस बार उनके लिए आए हैं। 2019 का जो इलेक्शन था उसमें कांग्रेस इत्तेहाद सिर्फ 127 नशिस्तें जीत पाया था, मगर इस बार उनकी तरफ से 240 जो इत्तेहाद की सीटें हैं, 240 उसका नंबर है। एक तरफ राहुल गांधी की तरफ से इंडिया इत्तेहाद के खिलाफ रियासती मशीनरी इस्तेमाल करने का एक इल्ज़ाम लगाया गया। कुछ जिस किस्म के बयानात हम देखते हैं पाकिस्तान में जो इंतखाब होता है उसके बाद, वैसी एक झलक उससे ज़रूर नज़र आई, लेकिन एक ओवरऑल उनकी जमात का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी था और जो बात की जा रही है वो यही है कि तमाम फरीकैन इन इंतखाबी नताइज से हमें भारत में मुतमईन नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल नरेंद्र मोदी जहां पर एक तरफ जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे भारतीय वज़ीर आज़म होंगे जो मुसलसल तीसरी बार वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालेंगे, लेकिन इस बार ये इत्तेहादी हुकूमत बनाना और उसको चलाना उनके लिए एक आसान अमल नहीं होगा। माजी के मुकाबले में, माजी की 2 बार जो प्राइम मिनिस्टर रहे उसके मुताबिक एक बड़े चैलेंज के तौर पर अभी से इसको देखा जा रहा है। भारतीय मीडिया अभी से ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो इत्तेहादी जमातें उनके साथ शामिल हैं वो बहुत सारी डिमांड्स उनके सामने रख रही हैं, जैसा कि लोकसभा जो उनका ऐवान है उसके स्पीकर का ओहदा, वजारत खजाना का जो मनसब है, वो अहम वजारतें भी इत्तेहादी जमातों की तरफ से अभी से उनकी डिमांड की जा रही है। और इसके साथ साथ एक इत्तेहादी जमात है JDU, उनके सरबरा की तरफ से फ़ौज में भर्ती से मुतालिक जो उनकी पॉलिसी है उस पर भी नजरसानी का, उसको रिकन्सिडर करने का मुतालबा किया जा रहा है। हम इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में ये डिस्कस करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी एक बाइख्तियार हुकूमत बना और चला पाएंगे। तीसरी बार अब वज़ीर आज़म बनने के बाद उनकी पाकिस्तान के हवाले से ख़ास हमारी दिलचस्पी होगी इस प्रोग्राम में कि उनकी पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले से कुछ मुख्तलिफ होगी या एक वही तसलसल नज़र आएगा। दोनों ममालिक के दरमियान एक सर्द महरी हमने पिछले दौर में तो उनके देखी है। साथ इसके गुज़िश्ता 10 सालों में बीजेपी की जो मकबूलियत का ग्राफ था वो हमें वाज़े तौर पर गिरता हुआ नज़र आया। तो इसको क्या इसमें शख्सी किरदार, एक इंडिविजुअल जो उनकी पॉलिटिक्स, उनकी पर्सनैलिटी का किरदार है इसके अंदर, ये ओवरऑल जो बीजेपी की जो सियासत रही वो उसने एक रोल प्ले किया। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ भारत से मारूफ सहाफ़ी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एडिटर हैं द प्रिंट के, शेखर गुप्ता साहब मौजूद हैं। शेखर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमें अंदाज़ा है कि आप बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग ज़रूर जानना चाहते थे कि पड़ोसी मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा इंतखाब हुआ, तो उस बारे में हम बात करें इस प्रोग्राम में। हमने इसलिए आपको दावत दी है। थैंक यू। थैंक यू आप साहब, मैं आई एम वेरी हैप्पी आपसे बात करते हुए। वैसे ना मैं आजकल टीवी वगैरह पे बात करने से बहुत घबराता हूँ कि काफी हमारी चैनल भी, काफी आपकी चैनल भी, वहाँ बात करना मुश्किल होता है क्योंकि वो तू मैं लड़ाई झगड़ा सब ऐसी बातें होती है। तो कई दिन से मैंने एक तरह से ना, जिसको कहते हैं, हम बोलते हैं संन्यास लिया हुआ था, तो टीवी अपीयरेंस से संन्यास लेकर अब डॉन से हैं और आप हैं तो आपको तो मैं कभी मना कर ही नहीं सकता हूँ। एंड आई वेरी हैप्पी आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि एक सिविलाइज्ड बात करने का मौका भी मिलता है, हमको मिलना भी चाहिए, सबको दोनों तरफ से मिलना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। थैंक यू सर, आई एम ऑनर्ड। हम आपसे बहुत सीखते हैं, आपको फॉलो भी करते हैं। गुप्ता साहब, आगाज करना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द करंट सिचुएशन। पहली बात तो आप गुप्ता साहब या मुझे शेखर बोल सकती हैं। अब
प्लीज गो। चलिए जरूर मैं हमारे यहाँ और आपके यहाँ भी एक कुछ इस किस्म का ही एक रुझान है कि हम अपने से बड़ों से या तो सर कह के मुखातिब करते हैं, लेकिन जैसे आप मुझे इजाजत दें, सबसे पहले करंट सिचुएशन जो है, अब हम सेफली ये बात कह सकते हैं कि एक एलाइड गवर्नमेंट बनेगी, एनडीए के साथ एक अलायंस होगी हुकूमत में, मोदी साहब उसको लीड करेंगे। अब मिस्टर नायडू की तरफ से इसको अनाउंस तो कर दिया गया सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन या अभी हमें फाइनल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा? जी हाँ, ये सरकार ये बीजेपी लेड सरकार ही बनेगी, इसमें कोई शुबे की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए बीजेपी की 240 सीटें आई हैं। उसके बाद जो बीजेपी के 7 एलाइज ऑलरेडी हैं, इसमें शिंदे शिवसेना है, एनसीपी है, जेडीयू है, इन सबको जब आप मिलाते हैं तो 256-257 के आसपास हो जाते हैं। 272 ही तो हाफ ए मार्क है। तो ये अब ठीक है, इस टाइम नेगोशिएशन गिव एंड टेक चलेगी, क्योंकि पॉलिटिक्स है, तो फुल फ्लेजेड पॉलिटिक्स प्ले आउट कर रही है। लेकिन ये 1-2 दिन के अंदर अंदर अभी तो लग रहा है कि शायद ये संडे के दिन ये स्वेरिंग इन होगी, संडे नहीं होगी तो उसके आसपास हो जाएगी। लेकिन डेफिनेटली ये बीजेपी लेड कोएलिशन सरकार बनेगी, और ये इसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होगा और इसका जो बेसिक डायरेक्शन होगी वो पिछली सरकार से कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं होगी। लेकिन एक पहले के मुकाबले में एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी नरेंद्र मोदी के लिए, एक चैलेंजिंग स्टेज पे है वो अपनी सियासत के, जो अब उनके एलाइज हैं उनकी तरफ से जिस किस्म की डिमांड्स अभी हम देख रहे हैं, आप समझते हैं कि उनको आसानी से वो पूरा कर पाएंगे, या फिर बिगिनिंग से, आगाज से ही ये एक अनस्टेबल या एक कमजोर हुकूमत होगी? देखिए, ऐसे कम अनस्टेबल होने का चांस तब होता है जबकि जो कोर पार्टी होती है कोई कोएलिशन में, उसकी मान लीजिए कि 190 सीटें आती हैं, 180 आती हैं, 200 आती, तब कुछ कमजोरी का इम्कान रहता है। लेकिन जब उसके 240 सीटें आ गई और उसके जो कंफर्म्ड एलाइज हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, अब जैसे 2 पार्टियां हमारे महाराष्ट्र स्टेट में जो बॉम्बे जिसकी कैपिटल है, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट उसका अलायंस वहां पे बीजेपी के साथ है। अगर वो यहाँ बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे तो उनकी स्टेट गवर्नमेंट गिर जाएगी, उन्हीं का चीफ मिनिस्टर है। ऐसे ही जो बिहार की गवर्नमेंट है, जो नीतीश कुमार एक अलायंस पार्टनर हैं, वो वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि उनके सिर्फ 43 एमएलएज हैं वहां पे, सबसे छोटी पार्टी है उनकी 3 बड़ी पार्टीज में, लेकिन फिर भी वो चीफ मिनिस्टर है क्योंकि बीजेपी के एलाई हैं। अगर दिल्ली में सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनकी चीफ मिनिस्टरशिप स्टेट में चली जाएगी। तो ये सब चीजें हैं, इसके अंदर कोई ज्यादा इस तरह की इंस्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी नहीं है। पर ये जरूर है कि ये जो नंबर्स अभी इस पार्लियामेंट में आए हैं, तो उसमें मोदी जी के लिए काफी नई चैलेंजेस होंगी। पहली चैलेंज तो ये है कि 23 साल में पहली बार उनको एक कोएलिशन की सरकार चलानी पड़ेगी, और ऐसी सरकार चलानी पड़ेगी जिसमें ऑपोजिशन बहुत मजबूत है पार्लियामेंट में, हाउस में। 23 साल में क्यों कहता हूं, क्योंकि 13 साल जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, तब भी ऐसे ही था। उनकी स्टेट असेंबली में ऑपोजिशन बहुत कमजोर थी और वो बिल्कुल पूरी तरह से हर चीज के कंट्रोल में थे। ये पहली बार उनके लिए एक्सपीरियंस है जब वो पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। और कोएलिशन चलाना, उनको बहुत चीजों का एक्सपीरियंस है। कोएलिशन चलाने की उनके लिए उनको ये पहली बार मौका मिला है, जिसको कहते हैं देयर इज ऑलवेज ए फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। तो ये फर्स्ट टाइम उनके लिए कोएलिशन चलाने का है। लेकिन ये पार्लियामेंट अब ऐसे नहीं कि वॉइस वोट से फटाफट पास हो गई, एडजर्न हो गई, लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस पार्लियामेंट में एक तो अपोजिशन के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, और दूसरी बात कि ऑपोजिशन के बहुत अच्छे एमपीज भी चुन के आए हैं, कई दोबारा चुन के आए हैं, कई नए भी चुन के आए हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ तो चुनाव अब चलते ही जाएंगे, इंतखाब चलते ही जाएंगे, क्योंकि 3 महीने के अंदर हमारी 3 मेजर स्टेट्स हैं। महाराष्ट्र जो बॉम्बे वाली स्टेट है, महाराष्ट्र, हरियाणा जो नेक्स्ट डोर टू दिल्ली है जिसमें गुड़गांव है, वो भी हमारे इकोनॉमी का एक इंजन है। तो हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, तीनों स्टेट्स का, और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का, इनका 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन है। और जैसे वो खत्म होगा उसके 3 महीने के अंदर अंदर दिल्ली में इलेक्शन है, और जैसे वो खत्म होगा उसके 7-8 महीने के अंदर अंदर बिहार में इलेक्शन है, और उसके बाद फिर जैसे तमिलनाडु में, असम में। तो यहाँ तो हर 6 महीने के बाद इलेक्शन चलते जाएंगे, और उसमें जो एक रिजुविनेटेड ऑपोजिशन है, और उसमें से मान लीजिए कुछ वो स्टेट्स जीत जाए, तो हर स्टेट इलेक्शन अब एक तरह से एक टेंशन का जरिया हो जाएगा। तो एक अलग तरह का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंडिया में हो, मुख्तलिफ होगा। जैसे आप कहते हैं कि पहले उनका
जी। क्लैरिटी के लिए अनस्टेबल नहीं होगा, पॉलिटिकली अनस्टेबल स्टेबल नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिक्स वन साइडेड नहीं रहेगी, वन साइडेड नहीं रहेगी, वन मैन रूलिंग के तौर पे मोदी साहब को देखा जाता था। अब एक कोलिशन को जब लेकर चलेंगे तो हम यही समझ पाए कि कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी उनको करने पड़ेंगे। सो अब ये मैं जानना चाहूंगी, आपने बहुत से इलेक्शंस भारत के कवर किए हैं, इस बार क्या मुख्तलिफ था? हमें मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियंस तो सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन आपने क्या ऑब्जर्व किया? एक तो मेजर टेक अवेज जो ट्रेंड्स वोटर के नजर आए इस इलेक्शन में। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस इलेक्शन में कोई ओवर आर्चिंग थीम नहीं थी। तो जब ओवर आर्चिंग थीम होती है तो लोग जो एक लोकल इश्यूज होते हैं या अपनी तकलीफें होती हैं, नौकरी नहीं है, मुझे अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, गेहूं का, गंदम का या पैडी का, चावल का दाम ठीक नहीं मिल रहा है, या बिजली नहीं आ रही है, या पानी नहीं है, या मेरे बच्चों की पढ़ाई, लोग उन बातों को भूल जाते हैं जब ओवर आर्चिंग थीम होती है या उनको बहुत बड़ा प्रॉमिस होता है। जैसे 2014 में मोदी जी का जो कैंपेन था, अच्छे दिन आने वाले, और लोग बड़े परेशान थे कि बड़ी कमजोर सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर बहुत कमजोर था, पावर पार्टी में थी, पार्टी चीफ गवर्नमेंट में नहीं थी, सारे वो कॉन्ट्रडिक्शंस थी। तो ही रोड दैट सेइंग के तीन बातें हैं कि एक तो ये कि मैं आपके अच्छे दिन लाके दिखाऊंगा, दूसरा बड़ी करप्ट सरकार में करप्शन खत्म कर दूंगा, और तीसरा मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग रोबस्ट फॉरेन पॉलिसी रखूंगा, छप्पन इंच छाती जिसको बोलते। उसके बाद जो दूसरी सरकार है, दूसरी इलेक्शन हुआ, वो नेशनल सिक्योरिटी इलेक्शन बन गया आफ्टर पुलवामा एंड बालाकोट। तो जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला आता है तो पीपल इट बिकम्स एन ओवर आर्चिंग थीम। इस बार क्योंकि ओवर आर्चिंग थीम नहीं थी, इसलिए वोटर्स अपने बेसिक इश्यूज पर गए, और इसमें यह भी साफ हो गया कि भारत में हिंदू मुस्लिम जो इशू है ये ओवर आर्चिंग थीम नहीं बन सकता, क्योंकि इस बार वो एक एफर्ट था कि उसको ओवर आर्चिंग थीम बनाया जाए, पर वो वोटर्स ने उसको रिजेक्ट किया, और उन जगहों पे रिजेक्ट किया जहां पे ये सोचा जाता था कि वो सबसे ज्यादा, सबसे कम पॉसिबिलिटी है उसको रिजेक्ट करने की, जैसे कि उत्तर प्रदेश बैटल ग्राउंड भी कहा जाता था उनकी इस नैरेटिव का। जी देखिए, उत्तर प्रदेश है, 80 सीटें आती हैं इंडिया की पार्लियामेंट में। अगर आप बीजेपी की देखें तो बीजेपी की जो 300 सीटें थी उसमें 20% से ज्यादा सिर्फ एक स्टेट से थी। तो 303 में से 62 सीटें उनकी सिर्फ उत्तर प्रदेश में थी, वहां पे उनका स्वीप होती है। उस स्टेट में वो नंबर 2 स्टेट पार्टी बन गए। अभी नंबर 1 जो सीटें आई हैं वो समाजवादी पार्टी की आई हैं, और नंबर 2 सीटें उनके 36 37 है, बीजेपी की 33 है। तो ये हर वोटर ने अब जो बेसिक मसले हैं जिसके अंदर अपनी आइडेंटिटी भी है, आइडेंटिटी कास्ट की हो सकती है, रिलीजन की हो सकती है, एथनिसिटी की हो सकती है, तो सब वो बातों पर इस बार ये अलग अलग वोट हुआ है, ये डोमिनेटिंग थीम में वोट नहीं हुआ है। अब आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब उनकी जो एक अप्रोच होगी, ज़्यादा फोकस हम ये देखेंगे कि वो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर ज़्यादा एंगेज कर रहे होंगे, जैसे इससे पहले वो एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक फेस बने, मोदी ने ज़्यादा उस एतबार से एक पॉपुलैरिटी भी हासिल की। सो अब उनका एक शिफ्ट टुवर्ड्स ज़्यादा फोकस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर होगा। और मैं चाहूँगी आखिर में आप इसके ऊपर बात करें, पाकिस्तान के बारे में उनकी पॉलिसी क्या होगी? एक हार्ड लाइन हमने देखी उनके स्टैंस की इस कैंपेन के दौरान। अमित शाह जो बातें करते रहे उसके ऊपर भी बड़ा क्रिटिसिज्म रहा ऑपोजिशन का भी। सो आप समझते हैं कि अब उसको ही वो आप आगे लेकर चलेंगे, या फोकस उनका ज्यादा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ होगा? देखिए, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हमारे, उनको फॉरेन पॉलिसी बहुत पसंद है, और वो क्या फॉरेन पॉलिसी हर लीडर को एक मौका भी देती है दुनिया भर में जाने का। हमारे वोटर देखते हैं कि आप सबसे मिल रहे हैं, तो वो तो मैं कहूंगा कि फिर स्टेरॉइड्स पे होगा और भी आगे आगे चलेगा, क्योंकि उनको भी ये भी दुनिया को प्रूव करना है कि ये सरकार स्ट्रांग है, रोबस्ट है, ये अनस्टेबल नहीं है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। वो मुझे लगता नहीं चेंज होगा, लेकिन जो डोमेस्टिक एजेंडा है उसमें कई चीजें हैं जो अब नहीं हो पाएंगी। जैसे कि पहले उन्होंने बोला था 1 नेशन 1 इलेक्शन, हम एक ही दिन ऐसा करेंगे। सारी स्टेट असेंबलीज, सूबाई असेंबलीज हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको आप फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, फेडरल पार्लियामेंट, उसका इलेक्शन एक ही दिन कराएंगे। तो वो चीज अब नहीं हो पाएगी। जैसे हमारे यहाँ था कि डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी, पहले सेंसस होगी, फिर डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऐसी चीजें अभी नहीं हो पाएंगी। तो कई चीजें हैं जो बीजेपी का प्योरली आइडियोलॉजिकल एजेंडा से आती थी, वो क्योंकि अब बीजेपी की सरकार नहीं है, तो अब उनको यही कहना होगा कि जब हमारी सरकार फिर से आएगी फुल मेजोरिटी के साथ, तब उसको करेंगे। उसके अलावा
डोमेस्टिक पॉलिसी में, डोमेस्टिक पॉलिसी मैं आता हूं उसके ऊपर। डोमेस्टिक पॉलिसी में मैं समझता हूं इकोनॉमी के ऊपर अब बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी में भी जॉब क्रिएशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि वो एक तकलीफ लोगों में है। बहुत नौजवान आबादी है और नौकरियां कभी भी काफी नहीं होती, लेकिन इतनी इकोनॉमी ग्रो करे और अलग अलग इंडिया में ग्रो करे, मैग्नेट्स बने ताकि और नौजवानों को नौकरी मिले, तो एक बहुत बड़ा टेंशन पॉइंट रहेगा, क्योंकि वो अब एक क्लैमर बन गया है और वो उसको अगर एड्रेस नहीं किया तो ये इसका असर स्टेट इलेक्शन जो बारी बारी आ रहे हैं, ये तो इंडियन पॉलिटिकल लीग दोबारा से शुरू हो गई है। आप सोचें कि जैसे कोई क्रिकेट लीग में हर 2-4 दिन के बाद एक और मैच होता है, या हर 2-4 महीने के बाद एक इलेक्शन होने वाला है, तो ये जॉबलेसनेस एक बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान के बारे में अभी तक बहुत इम्पोर्टेंट ये उठा जी मोदी जी ने शुरू किया था। पहले नवाज शरीफ जी को बुलाया था अपनी स्वेरिंग इन पे, फिर अचानक गए भी थे उनसे मिलने के लिए, उसके बाद पठानकोट में अटैक हो गया। तो भारत में ये सोचना है कि जब भी भारत और पाकिस्तान में कुछ अच्छा होने लगता है, और ये भी होता है कि कई बार जो पाकिस्तान में जो चुनी हुई सरकार होती है वो भी कुछ अच्छा करना चाहती है। जैसे 2007-8 तक लग रहा था कि जो बैक चैनल से बातचीत चल रही थी, जिसके बारे में लोगों ने बाद में किताबें भी लिखी हैं, उस टाइम हमारी तरफ से सती लांबा थे, उनकी भी ऑटोबायोग्राफी उनकी वाइफ ने पूरी करवाई है उनके अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद। तो ये था कि बहुत नजदीक दोनों मुल्क आ रहे थे, तो अचानक 26/11 हो गया। इसमें फिर मोदी जी गए और नवाज शरीफ के साथ अच्छी बात चल रही थी, और उसके साथ सडनली पठानकोट में अटैक हो गया। उसके पहले आपने बड़ी अहम बात पॉइंट आउट की शेखर, मुझे यहाँ पे क्योंकि क्लोज करना है, मैं आपकी इस बात के ऊपर आगे बढ़ूंगी जी। आप अगर क्विकली चले कंक्लूड कर लें आप। मैं आपको ये पॉइंट कंप्लीट कर दूं कि लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ जनवरी 99 में, तब कारगिल हुआ, जो बात अभी नवाज शरीफ साहब ने खुद भी कही। लेकिन मैं ये जानता हूं कि नवाज शरीफ साहब खुद और उनकी पार्टी चाहते हैं कि इंडिया के साथ अमन हो, नॉर्मल रिलेशनशिप हो, ट्रेड हो, और वहां से बात आगे चले। और मैं नहीं समझता कि इंडिया में भी कोई पाकिस्तान से लड़ाई झगड़ा करना चाहता है। तो इंडिया में इस बात की इंतजार की जाएगी कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो और लगे कि वहां की सरकार अभी कंट्रोल में है, और ये भी समझ आए कि वहां पे आर्मी का व्यू क्या है। तो ये सारी बातें अनसर्टेन है जी। ये 15 साल तक कोई पॉलिसी वो बिल्कुल ही फ्रोजन रहे, ऐसा आमतौर पे होता नहीं है। तो कुछ ना कुछ चेंज तो हमें नजर आएगी, खास करके नवाज शरीफ पे आप कहते हैं कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। शेखर सॉरी मेरे पास वक्त खत्म हुआ, बहुत थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन ये गुफ्तगू मुलाहिजा की है। हम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, जब वापस आएंगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इमरान खान के जेल सेल की पिक्चर्स आज सर्कुलेट कर रही हैं, पब्लिक की गई हैं, इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब बात करते हैं आज की डेवलपमेंट्स की। सरबरा पीटीआई ने कुछ दिन पहले सहाफ़ी मेहदी हसन को जेल से एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि उन्हें डेथ सेल में रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी उनका इसी किस्म का मौक़िफ़ था। आज हुकूमत की तरफ से इस हवाले से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है, जिसके मुताबिक बानी पीटीआई को जेल में किताबें, एयर कूलर, टीवी, वर्जिश की जो मशीन है उस समेत इस किस्म की जो बुनियादी सहूलियात होती हैं वो फराहम हैं। और जो ये जेल हुकाम की तरफ से ये सामने आई है दस्तावेज़, इसके मुताबिक इसमें वो तस्वीर भी शेयर की गई हैं जो इस वक्त आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। ये पॉइंट आउट किया गया है कि वॉक के लिए कुछ इलाका, कुछ एरिया उनको दिया हुआ है। उसके अलावा ये चंद एक सहूलियात हैं जो उनको दी हुई हैं। और इस दावे के बरक्स ये बात कही जा रही है कि जैसा कि उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में कहा कि उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या जेल या फिर एक डेथ सेल में रखा हुआ है। अब ये तस्वीर तो सामने आ गई, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर एक नई बहस छिड़ गई है। किसी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जेल है, उसको होटल तस्वुर ना किया जाए, लेकिन पीटीआई के सपोर्टर्स दूसरी तरफ ये कहते हुए नजर आते हैं कि साबिक वजीर आजम को इन हालात में रखना उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये जिन सहूलियात की बात की जा रही है, क्या ये उस बयान के तनाजुर में दुरुस्त है। ये इतनी ही सहूलियात हैं जो इतने हाई प्रोफाइल एक प्रिजनर को दी जाती हैं। दूसरी तरफ पीटीआई का जो मुज़ाकरात के हवाले से बयानिया है, वो आरिफ अलवी साहब अब उसको लीड करते हुए नजर आते हैं, जो उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया
कि घर के मालिक से मुज़ाकरात करेंगे। सो इस बारे में हम आज के प्रोग्राम में तफसीली तौर पर एक बार फिर बात करेंगे और इस जगह मैं हवाला देना चाहूँगी। डॉन अखबार का आज का दारिया है वो इसी हवाले से लिखा गया है। उसमें कहा गया है इस एडिटोरियल में कि फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर रहने वाले साबिक सदर आरिफ अलवी को उनसे मुखातिब होना जिनको वो गलत फहमी में, मुगालते में, रॉन्गली का लफ्ज़ इस इदारे में इस्तेमाल किया गया है, जिसको वो गलत फहमी में घर का मालिक या बाइख्तियार समझते हैं, ये हैरत अंगेज़ है। उनको आवाम के नुमाइंदों से रुजू करना चाहिए जो हकीकी मालिक हैं इस मुल्क के। सो हम बात करेंगे कि क्या मुज़ाकरात के हवाले से ये जो आरिफ अलवी साहब बात कर रहे हैं, पीटीआई अपनी गलती को दोहरा रही है इस मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहकर। इस प्रोग्राम में हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं जो सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, और आमिर ज़िया साहब भी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राना साहब, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगी, अब ये जो तस्वीर सामने आई हैं जेल हुकाम के तवस्सुत से, ये ही इतनी ही मैक्सिमम सहूलियात दी जाती हैं एक हाई प्रोफाइल प्रिजनर को? और क्योंकि दो तरह के इसके ऊपर तबसरे हैं, एक तरफ तो कहा जा रहा है जेल है, ज़्यादा एक्सपेक्ट ना किया जाए, लेकिन हमें पीटीआई का सपोर्टर मजीद जज्बाती होता हुआ, अफसुर्दा होता हुआ भी नजर आया ये पिक्चर्स देखकर। हाँ नहीं, उनका तो ख्याल ये है और हर सियासी लीडर के वर्कर का ये ख्याल होता है कि उसको घर जैसी सहूलियात मिले। उन्हीं लोगों ने मरियम नवाज़ के लिए जो रेस्ट हाउस उनको ऑफ़र किया गया था और जो उन्होंने ऑप्ट नहीं किया था, उसकी तस्वीर लगा दी सियाला रेस्ट हाउस की कि मरियम तो यहाँ थी। मरियम तो नहीं गई, उसने तो कोई सहूलत मांगी नहीं थी, वो तो सी क्लास में ही रही, उसने बी की एप्लीकेशन देने से इनकार किया था। तो जो वो उसके इंटरव्यूज़ का मजाक उड़ाया गया था वो यही बात थी कि उसने कहा नहीं मैं आम कैदी ख़वातीन के साथ रहूँगी। उसने ना अलग सेल मांगा था। देखे ना, यहाँ तो 7 दीवारें तोड़ के ये जिसमें वॉक की सहूलत दी गई है। बिल्कुल हालात बुरे होते हैं, अल्लाह किसी को भी जेल में ना लेके जाए, लेकिन ये जो तासुर दिया जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब की शिकायत पे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट पेश की है ना कि कौन नहीं मिल रहा। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल साहब का भी नाम उसके अंदर मौजूद है। वो हमने कंफर्म करने की कोशिश की है, वो चंद साहब नहीं, वो एक और ओहदेदार पीटीआई के लग रहे हैं। मतलब अब लिस्ट एक आ गई कि जी कितने लोग इतने दिनों में मिले हैं। हर तरह की फैसिलिटी, एक सियासी कैदी तो वो हैं, ज़ाहिर सियासतदान है, और उनके ऊपर केसेस हैं, सजाएं हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ वो बोले हैं, उनके पास एमनेस्टी देने का कोई जवाब भी मौजूद नहीं था। मतलब वो एक हाथ में, वहीं पे उनकी सिस्टर अलीमा खान जिन्होंने एमनेस्टी का फ़ायदा उठाया, वो भी कोर्ट में बैठी हुई थी जब जजेस पूछ रहे थे ना कि भैया, और आज खान साहब से डायरेक्ट पूछ लिया कि भाई एक तरफ आप एहतसाब की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप एमनेस्टी देते हैं। ये मेहरबानी है जजों के, उन्होंने वो फिक्रे नहीं कहे कि आप तो कहते थे चोर और डकैत जो हैं उनके लिए एमनेस्टी दी जाती है। ये खान साहब शायद खकान अब्बासी की जब आखिरी दिन थे, एमनेस्टी दी जा रही थी, तो तकरीरें किया करते थे और इन्होंने आते ही सबसे पहले एमनेस्टी दी। ये दोहरा अमल, ये चीफ जस्टिस ने बिल्कुल कहा है कि आप दो बातें कर रहे हैं, एक तरफ एहतसाब, एक तरफ एमनेस्टी। और उन्होंने कहा कि आपको हमने इसलिए नहीं रोका कि कल को आप ये गिला ना करें कि आपको बात नहीं करने दी, और हम यही कह रहे थे। देखिए, उन्होंने पहले दिन ये गिला किया कि मुझे इस तरह रखा जा रहा है, मुझसे वकला नहीं मिलते। वो लिस्ट आ गई, जो कॉफ़ी मग से लेके जो चीज़ें भी उनको फैसिलिटीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर मिली हैं, वो मिली हुई हैं और उनके पास अवेलेबल है। अब ये जो शोर है ना, ये ना नवाज शरीफ ने मचाया था कि मुझे ये सहूलत नहीं है, ना ये मरियम नवाज ने मचाया था, ये खान साहब और इनकी पार्टी के लोगों ने मचाया हुआ था कि हम पता नहीं कहाँ रह रहे हैं। ये उन्होंने कैद बड़े अच्छे तरीके से भुगताई। ये फैसिलिटी जस्टिस अतहर मनल्ला साहब ने जिस तरह लेके दी कि आप लाइव स्ट्रीमिंग में आए, वही जर्नलिस्टों की एप्लीकेशन उन्होंने उठा। जब आप कहते हैं कि कैद अच्छे तरीके से भुगताई, तो आप कहते हैं कि इन सहूलियात के साथ वो कंफर्टेबल है वहां? नहीं, कंफर्टेबल घर के, या आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं कि उन्होंने अच्छा गुजार लिया? नहीं, उन्होंने तो चीख मारी है, अच्छा नहीं गुजारा। वो पहली चीख है। वैसे आमतौर पे तो सियासतदान बीमार होके कहा जाता है कि बाहर जाते हैं। देखे ना, नवाज शरीफ वहां से बीमार होके, जिसको पॉलिटिकल बीमारी कहते हैं, वो पाकिस्तान से तो बाहर गए, वो अडियाला में भी रहे, वो कोट लखपत में भी रहे। यहाँ ये पीटीआई की वजारतों से लेके, विफाक से लेके सूबे तक और पीएमएलएन सब कह रहे थे प्लेटलेट्स गिरे हुए हैं। और मैं वाहिद आदमी हूँ पूरे पाकिस्तान में जिसने जब ये आई खबर तो कहा कि मुझे कॉल आई है कि उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ को ले जाएगा। और ये मैं वाहिद आदमी हूँ जो अपनी बात पे खड़ा हूँ। लेकिन वो जेल से ना मरियम नवाज ने दरखास्त दी थी, ना इन्होंने, नवाज शरीफ ने नहीं दी थी दरखास्त। सही। मैं आमिर ज़िया साहब की तरफ जाती हूँ। आमिर साहब, वैसे कैद बहुत एक मुश्किल मरहला होता है किसी भी इंसान के लिए, खुदा बचाए, खासकर हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके लिए, उनके सपोर्टर भी बड़ी उनकी दिल आज़ारी होती है जब वो ये इन हालात को इमेजिन करते हैं। लेकिन ये हुकूमत साबित करने में आज कामयाब हुई कि इतने मुश्किल हालात में वो नहीं रह रहे जिस तरह दिखाया जा रहा है या जिस तरह वो खुद बयान कर रहे हैं। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जिस तरह की मतलब है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिस्कोर्स जिस लेवल पर आ गए अफसर साहब, ये मेरे ख्याल में खुद मज़ाक खेज है
इस मुल्क को किस तरह के इश्यूज का सामना है, और हम लोग जो है, हमारी हुकूमत जो है या हिज़्ब इख्तिलाफ भी है, वो किन चीज़ों पे बात करें और किन चीज़ों के ऊपर जो है फोकस किया जा रहा है। तो खैर चलें कि रिहाइश अगर बहुत बड़ा मसला है तहरीक इंसाफ के लीडर के लिए और उनके जो भी उनको फैसिलिटीज दी गई है, पहली बात ये जितने भी सियासी कैदी होते हैं कमोबेश अच्छी हालत में होते हैं। शुरू के चंद दिन जब तक बंदोबस्त होता है उसमें ज़रा सी मुश्किलात होती हैं, वरना जब A क्लास के कैदी होते हैं, हत्ता कि मुझे याद है B क्लास के हमारे जो तालिब इल्म रहनुमा जाया करते थे जब हम स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे, तो वो भी बहुत बेहतर हालात में होते थे, बर्दाश्ती मिला करते थे। इट इज़ ऑल अकॉर्डिंग टू द जेल मैनुअल। उसमें कोई ये वाली बात नहीं हो रही है कि जनाब कोई खास आपके साथ बर्ताव किया जा रहा है। अब अगर चहलकदमी की भी इजाजत जेल मैनुअल के तहत होती है, अब अगर फर्ज करें कि खुले में इजाजत नहीं दी जा रही, तो फिर आप उसको बंद कमरे में या जो 4 दीवारी उसके अंदर आप उसका बंदोबस्त करेंगे। तो जेल अथॉरिटीज का काम है कि जी चहलकदमी के लिए अगर किसी को दिया गया तो कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है, ये हक होता है, या तो बाहर आप जाते हैं चहलकदमी करने के लिए या फिर अंदर आपके लिए फैसिलिटी की जाती है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। नवाज शरीफ साहब को भी मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिला करती थी। 99 में शुरू के मराहल उनके लिए बड़े सख्त थे, लेकिन बाद में जेल जो है वो उसमें सहूलियात हो जाती हैं। हत्ता कि हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन जाते हैं, वो आपको नहीं पता कि उनकी जेल नहीं होती, लेकिन उनको लगती है, इसलिए लगती है कि घर जैसा सुकून तो आपको अफसर साहिबा नहीं मिल सकता अपनी जेल में। तो जाहिर है कि वो शोर मचाते रहेंगे, और ये मेरे ख्याल में तमाम ही एक रवैया होता है कि जी फर्ज करें कि वो 6 लोगों से मिलना चाह रहे हैं और 3 लोगों को इजाजत मिली है मुलाकात की, तो ये सब चीजें होती हैं। बाद औक़ात जो है अथॉरिटीज, जेल अथॉरिटीज शुरू में बहुत सख्ती करती, नहीं मिलने देती, बाद में वो चीज जो रिलैक्स हो जाती है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही सेकेंडरी किस्म के नॉन इश्यूज वाली बातें हैं कि जिसके ऊपर ठीक है हम बात कर सकते हैं हिमायत में या मतलब है मुखालफत में, मगर मैं तो इस चीज को इतनी अहमियत नहीं देता। मैंने इतना कवरेज, मुझे याद है जरदारी साहब कराची सेंट्रल जेल में होते थे, बड़े माशाल्लाह ठाठ के साथ हुआ करते थे, ठीक है ना, उनके इतने लोग जम्बे गफीर आता था तो कोई इशू नहीं बनता था, ठीक है, लोग मिल लिया करते थे। नवाज शरीफ साहब का केस मैंने यहाँ पर भी देखा था जब PITC के सामने एक कोर्ट बनी हुई थी, हाईजैकिंग का केस था 99 का, तो वो भी हमें याद है कि शुरू में क्या उनके साथ उनको तकलीफ होती थी, फिर बाद में चीजें सहल हो गई थी उनके लिए लांडी जेल में भी, और जहां जहां उनको फिर बाद में वहां भी देखा मैंने उनको, खुदा आपको भला करे, उकाड़ा खटक कहाँ उनको रखा हुआ था। तो वो चीजें होती है। आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ बिग इशू कि 6 कमरे, भाई उसकी सिक्योरिटी है, अगर आपने सिक्योरिटी देनी है तो आपने कर दिया, या उसको वॉशरूम बना दिया है। आमिर साहब ये लग रहा था कि ये किसी तमाम इसको एक इशू हुकूमत ने तो नहीं बनाया आमिर साहब, ये एक इंटरनेशनल हेडलाइन तब बनती है कि जब आप खुद ये बयान इंटरनेशनल मीडिया को देते हैं और फिर ये क्लैरिफिकेशन फिर सामने आई। वो क्लैरिफिकेशन आएगी, लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता कैदी हो तो वो तो ज्यादा से ज्यादा की डिमांड करेगा ना, पढ़ने की सहूलत होनी चाहिए, मुझे फलाना चीज चाहिए, मैं मतलब है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मतलब जेल में अगर है तो आपका राइट है कि आप उस पर एजिटेट भी करें, लोग ये वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा ठीक कह रहे हैं कि एक ऐसा शख्स जो वजीर आजम के तौर पे मुंह पे हाथ फेर के कहे कि मैं तुम्हारे जेलों से एयर कंडीशन उतारूंगा, यानी जिस शख्स का लेवल ये हो कि पाकिस्तानी डायस्पोरा के सामने वो बजाय उनसे इन्वेस्टमेंट मांगे, वो कह रहा है कि मैं अपने मुखालिफिन के जाकर AC उतरवाऊंगा। ये देखें ना गुस्से का आलम क्या है कि किस चीज को किससे मिला रहे हैं। और ये जो 7 हैं ये इमरान खान साहब की दरखास्तों पे हुआ है, उनके वकीला ने हाई कोर्ट में एक के बाद एक दरखास्त दी है, ये कोई सिक्योरिटी पे नहीं हुई। चलिए आप रिस्पॉन्ड कर दें आमिर ज़िया साहब, आप रिस्पॉन्ड करें फिर मैं। जी मैं देखिए मैं रिस्पॉन्ड ये करना चाहता हूँ कि जब जलसे जुलूस में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज जो है क्या ले लिया गया, तो उसके बाद उन्होंने हाथ फेर के कहा था, नहीं लिया गया था ना, उनके पास उनके फैसिलिटी थी, इंटेंशन तो अपनी दिखाई थी ना, कि अपने मुखालिफ को बुरे से बुरे हालात में देखना चाहते हैं कैद में। इंटेंशन देखिए, इंटेंशन जलसे जुलूस में कुछ और होती है, जब हकीकी दुनिया होती है उसके अंदर कुछ और होता है। अगर आप ये कहें, अच्छा फर्ज करें उन्होंने ये कहा और अब हम सब तस्लीम करते हैं कि गलत कहा था उन्होंने, तो उसका क्या ये मतलब है कि इनके साथ फैसिलिटी विड्रॉ कर ली जाए? ये नहीं हो सकता ना। बात ये होती कि आपकी जुबान क्या है, ये अब इसमें से आ जी बड़ी बात कर रहे हो, इजाजत दें आमिर साहब, मैं आगे बढ़ा लूं जनाब, हम उसको जी मतलब छीन लेंगे, प्लीज। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राना साहब, अब एसी तो इस हुकूमत ने नहीं उतरवाए, लेकिन कसर कोई कम नहीं रही है। विक्टिमाइजेशन का एक तासुर पीटीआई के साथ मजीद मजबूत होता जा रहा है। साइफर केस का जिस अंदाज में उजलत में तमाम फैसला साजों के ऊपर बड़ा एक मज़ाहिका खेज अंदाज नजर आया कि जिस तरह का ये केस था, जैसे इसको प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में प्रेजेंट किया गया और किस तरीके से इस केस को लड़ा गया। सो आप समझते हैं, और आज वो जो डिबेट है वो इरेलेवेंट हो गई, एक फाते के तौर पर पीटीआई को अपने आप को सामने रख रही है। सो हर कदम बैकफायर कर रहा है फैसला साजों का, ये भी तो एक सिलसिला में नजर आ रहा है। आपको और हमें ये सिलसिला देखना चाहिए कि ये पहली दफा हो रहा है, फिर तो बहुत अच्छी बात है कि हम ये डिस्कस करें। अब हो तो हो रहा है ना, जब तो तब बात नहीं, कतई नहीं। ये जजेस भी वही बैठे हुए हैं। यहाँ मॉनिटरिंग जज सुप्रीम कोर्ट से लगा, और अथर मिनल्ला साहब जो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ये एतराज़ भी नहीं किया कि ये मेरी जुरिसडिक्शन में मदाखलत है, जो नहीं हो सकती थी सुप्रीम कोर्ट की। जस्टिस एजाजुल हसन को डे बाई डे, ये जो आज हम बात कर रहे हैं ना कि जी उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई, बिल्कुल हुई इमरान खान के साथ, नहीं होनी चाहिए थी इस तरह। ये सेम नवाज शरीफ को एक सुप्रीम कोर्ट का जज वो बुला के इंस्ट्रक्शन इदारों को भी दे रहा है, वो नैब को भी खड़का रहा है, वो एहतसाब अदालत के जज परमिशन भी उनसे ले रहा है कि मैं जी 15 दिन और ले लूँ, मैं 15 दिन और ले लूँ। ये कोई तरीक़ाकार है? आप और हम जब बहस करें तो हमें बिल्कुल खुल के करनी चाहिए। उस वक्त भी गलत था, आज भी गलत है। आज सब मान रहे हैं ना कि 3 सजाएं क्यों दी आपने इकट्ठी, आप एक भी देकर बाकी ट्रायल बाद में कर। अब ये जो कल जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इनको टीवी पे दिखाने में क्या हर्ज, एक पॉपुलर लीडर है, सो आपको इस चीज के ऊपर एतराज है, या आप समझते हैं जब एक लाइव दिखाना शुरू कर दिया है अदालती कार्रवाई को तो ये भी आए, जो भी बात करें बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये कोई और जज कहता, ये चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की लाइव स्ट्रीमिंग पे बैन किया कि मैं दरखास्त ही नहीं लेता, पार्लियामेंट जाए, वो मौजूद है। लेकिन वहां मसरूर का भी ये भी था कि वो फ्यूजिटिव है, भागे हुए हैं। आज पार्लियामेंट मौजूद है, आज क्यों नहीं कह रहे कि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए पार्लियामेंट से इजाजत लें? इशू ये है, प्रिजनर जेल में है, एक एब्सकॉन्डर है, दोनों को सजाएं हुई हैं, और भेजा भी इन्होंने खुद अथर मिनल्ला साहब ने, मैंने नहीं भेजा था, इन्होंने जमानतें दी थी। फिर इस लाहौर हाई कोर्ट ने एक बॉन्ड लेके और बाहर जाने दिया था। इनको जमानतें लेने के लिए अथर मिनल्ला साहब बैठे थे। सब चीज़ों में एक ही आदमी है ना, फिर ये दोहरे मेयार उन्हीं को ठीक करने हैं, ये मेरे और आपकी नहीं है। हम तो आपको ये कहेंगे कि जी, या फिर हर कैदी को कह दें, जब नवाज शरीफ को जमानत दे रहे थे ना छुट्टी वाले दिन, कि ये जी फिर 80,000 कैदियों को जमानत दे दें। उस वक्त ये बात हो रही थी प्लेटलेट्स गिरने पे सारी, ये पूरा एक बयानिया बनाया गया था। और भेजा किसने? इमरान खान की कैबिनेट ने। इमरान खान की सूबाई हुकूमत ने रिपोर्ट दी कि उनकी तबीयत खराब है, उनको जाना चाहिए। ये मैंने और आपने तो नहीं फैसला किया था, इन्होंने भेजा, और उसके बाद इनको हो गया हो तो जहाज में बैठ के ठीक ठाक चले गए। ये देखें ना, वक्त के साथ आपको या तो मेच्योरिटी दिखाएं। आज वो मान गए ना कि हाँ मुझे पार्लियामेंट में जाना चाहिए था। ये 2-3 सवालों में सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने वो बिल्कुल अपने उस बात से हो गए कि मुझे नहीं निकलना चाहिए था नैब के केस में, उस वक्त असम्बली में रहना चाहिए था। अभी खान साहब की गुफ्तगू हुई है। तो ये जो हर चीज के बाद वापस वो रिवर्स ले रहे हैं कि हाँ मुझसे ये भी गलती हुई, हाँ मुझसे ये भी, तो भाई फिर आप ये भी सोच लो कि आप सिर्फ फौज के साथ ही बात क्यों करना चाह रहे हैं? आरिफ अलवी साहब जिसका पैरा देना चाह रहे हैं ना कि जी हम उससे बात करेंगे, तो उस चौकीदार के नीचे आपने नौकरी 3.5 साल क्यों की? आरिफ अलवी साहब ने 5 साल उस चौकीदार के नीचे नौकरी क्यों की? जब ये खबरें आई कि उनको 2 लोगों ने आके बिठाया प्रेसिडेंसी में, तो उस वक्त जुर्रत इजहार करते कि रिजाइन करते। सर मैं इस पे आती हूँ। आमिर ज़िया साहब, ये जो बात अब आमिर राना साहब करें, जस्टिस अतर मिनल्ला अगर एक बात करते हैं, तो अब ये बातें असूल एक तरफ और शख्सियात की बेसिस के ऊपर चीज़ों को देखा जाएगा। इस तरह तो फिर नजर आता है कि सबको अपनी माजी की पोजीशंस क्लियर करनी पड़ेंगी, खा वो अदलिया हो, दीगर ओहदेदार हों। अगर कोई भी बात करनी है जिस असूल के तहत अब देखा जा रहा है हर मामले को, कि पहले भी यही सारा कुछ होता रहा, इन जज साहब का उस वक्त ये रोल था। जो मेरे ख्याल में बड़ा एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे यहाँ आला अदलिया को बड़े एक मुनज़्ज़म तरीके से मुतनाज़ा बनाया गया है, मुसलसल बनाया जा रहा है। वो उसमें नून लीग का अपना एक किरदार है। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो जाहिर है आपको याद है कि हमारी आला अदलिया, शख्सियतों की मैं बात नहीं कर रहा, आला अदलिया जो थी अंडर फायर थी। आज फिर जब पीटीआई के खिलाफ फैसले आने लगे तो पीटीआई नाराज होकर तनकीद करने लगी। आज जब पीटीआई के हक में 2-4 उनको एक आध केस में रिलीफ मिल गया है, तो फिर दोबारा से उनके ऊपर जो है तनकीद जो है वो नून लीग या गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। दुनिया में कहाँ होता है कि पार्लियामेंट के फ्लोर को आप आला अदलिया पे तनकीद के लिए इस्तेमाल करें, या जो बड़े बड़े सियासतदान या लॉ मेकर्स हैं वो आकर जो है मतलब है कि वो करें, अदलिया को अंडरमाइन करें। ये दुनिया में नहीं होता और ना होना चाहिए। अच्छा, अब बात ही कि यही अतर मिनल्ला साहब थे कि उन्होंने मतलब है उधर भी रिलीफ दिया था, वहां पर भी मतलब है नून लीग के लीडर्स के साथ भी उन्होंने मेहरबानी की थी। अगर इसको मेहरबानी क्या बड़ा
मैं तो जो भी किया होगा आईन और कानून के मुताबिक किया होगा, उसमें आप चैलेंज कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। राणा साहब, अब जब जस्टिस अतर मिनल्ला जिनके हवाले से आप भी बात कर रहे हैं, वो उन्होंने सिर्फ एक इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं की कि इनको इजाजत, उन्होंने नवाज शरीफ साहब का भी हवाला दिया, 2 साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से उन्होंने बात की कि जब इन्होंने नैब में और पार्लियामान में मुदाखलत की बात की तो इन दोनों को उसके नताइज का सामना करना पड़ा। जनरल बाजवा का भी उन्होंने हवाला दिया कि उन्होंने इस बात को तस्लीम किया। तो अब अगर एक बैठा हुआ आम शख्स बाकी इस कॉन्टेक्स्ट के अलावा जो आप कहते हैं पास्ट में इनका क्या रोल रहा, इसको इस तरह देख रहा हो कि ये वो जज साहिबान है जो इदारों की मुदाखलत के हवाले से बात कर रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर बैकलैश आ रहा है हुकूमत की तरफ से भी, चंद तज्जियाकारों की तरफ से भी, इसको कैसे तासुर को प्रिजाइल किया? देखिए, उन्होंने तो भुट्टो से शुरू किया, सिर्फ बेनजीर और नवाज शरीफ ने नहीं किया, तमाम उन्होंने सबका हवाला दिया। लेकिन ये तारीख हम सब जानते हैं। अब हम कहें कि जी आप तो उसमें मुशर्रफ दौर में वजीर भी थे, तो आप भी उनमें शामिल थे जब नवाज शरीफ के साथ जुल्म हो रहा था, आप सूबाई हुकूमत में वजीर थे ना, अतर मिनल्ला साहब, अगर मुझे सही याद है तो ये केपी गवर्नमेंट में शामिल थे। उस वक्त तो केपी नाम भी नहीं था, फ्रंटियर था उसका नाम, ठीक है। तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ काम किए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जब हम ताज़ा तरीन तज्जिया कर रहे हैं तो 18 और 24 को मिला लें, वरना फिर 13 पे चले जाएं, फिर उसके बाद पीछे चले जाएं, 70 पे चले जाएं, वो तो फिर 47 से शुरू हो जाएंगे ना कि ये काम किया है। इशू ये है कि कोई बड़ा बनेगा कि सबको बिठा के, आज बहुत अच्छे अंदाज से बड़ा रहने के काबिल किसको छोड़ा? हमने छोड़ा ही नहीं किसी को, हमने सबको मतून किया, जलील किया। हमने जो इस मुल्क में, जिसने इस मुल्क के लिए काम किया है, उसे बहुत गंदे अंदाज से हमने रुसवा करके निकाला है, चाहे वो इक़्तिदार के हवाले से गया है। गुलाम इसहाक खान का वो किरदार जो हम ज़ियाउल हक के साथ से लेके शुरू होता है भुट्टो से, और वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के पासबान रहे, बैकग्राउंड में कभी नहीं बोले, अल्लाह के प्यारे हो गए, किताब भी नहीं आई, लेकिन पॉलिटिकली जब वो अपने नवाज शरीफ के साथ लड़ाई में गए तो वो जीरो हो गए। ये हमने उस हीरो को भी खत्म कर दिया क्योंकि वो सियासत ज़दा हो गया ना आके। वो बेनज़ीर भुट्टो के घर के बाहर बैठे हुए थे, जनाब मुझे दोबारा सदर बना दें। मैं मौके पे मौजूद हूँ ना, जब वो अनवर सैफुल्लाह जो उनके दामाद हैं उनके पास, और सारी तरफ जा रहे हैं आ रहे हैं, तो जब भीख मांगने पे बड़े से बड़ा आदमी आ जाए कि मुझे पॉलिटिकल ओहदा चाहिए, और वो एक दफ़ा बेनज़ीर को निकाले, एक दफ़ा नवाज शरीफ को निकाले, तो वो खुद ब खुद तारीख के और आँख में गुम हो गया। उसकी अच्छी चीज़ें आज अदलिया में देखें साकिब निसार साहब ने क्या किया। अभी ये हो रहा है कि आज काजी फायद ईसा साहब से इमरान खान साहब किस लहजे में बात कर रहे थे, देखे ना, वो आए हैं, यही वो काजी फायद ईसा हैं जिनको वो कह रहे थे कि इनकी तो फैमिली, ये पता नहीं क्या क्या कुछ पीटीआई ने खुद नहीं किया। पूछना चाह रही हूं कि मौजूदा अदलिया के तनाजुर में अगर हम कहें तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा भी अभी तक बड़ा बन के मामलात को संभालने की पोजीशन में हमें आपको ये करते हुए नजर आए, या आप समझते हैं कि अभी तक नहीं नजर आया? देखें, वो चाहते उमर अता बंदयाल और साकिब निसार खोसा की तरह मर्जी के बेंच देते। बड़ा केस आया, उन्होंने कहा फुल कोर्ट बिठा लें, और एक दफ़ा नहीं की, वो शुरू से ये काम करते आ रहे हैं कि आ जाओ, सारे जजेस की राय आ जाएगी ताकि कोई उंगली ना उठाए। इसके बावजूद उनके पीछे पूरी की पूरी ट्रोलिंग हो रही है। वो कहते भी हैं कि मुझे गालियां दी जाती हैं, मुझे परवाह नहीं। यहाँ पे जो अतर मिनल्ला साहब हैं, ये हाई कोर्ट में तौहीन अदालत को कोई बुरा नहीं समझते थे, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने खुद इस केस को पब्लिकली इनिशिएट किया कि जी प्रॉक्सियों से हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है। बड़ा फर्क होता है हर चीज़ में। मैं समझता हूँ आज काजी फायद ईसा बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं कि वो अपनी बात पे बिल्कुल नहीं आ रहे कि मुझे क्या कहा जा रहा है, वो सिर्फ पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ये काम आप लोगों ने किए हैं। असल इशू ये है कि खान साहब ये सोचेंगे, आज खान साहब सोच लें कि हमें पार्लियामेंट में वो तरमीम करानी है जो इस मुल्क को असल जमहूरियत की तरफ ले जाते हैं। आप रास्ता देंगे, रास्ता लेंगे, कोई भीख नहीं मांगनी, लेकिन पॉलिटिकल रास्ता आईनी और कानूनी तरामीम का असेंबली से निकलना है, या फिर आप एक मार्शल लॉ का इंतजार करेंगे, फिर आपको आके सबको कोई ठग दे, तसल्ली कर दे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आमिर ज़िया साहब, अब हम ये वैसे ये बहस आउटडेटेड हो गई है कि मार्शल लॉ आज के दौर में ही पाकिस्तान में लग सकता है, या मैं नहीं समझता कि आउटडेटेड है। अच्छा, आप और बहुत ही बावसूख है साफ़ी हैं आमिर राना साहब, अगर वो नहीं समझते तो आप क्या समझते हैं? नहीं आमिर साहब, साथ अब आगे बढ़ा लेते हैं गुफ्तगू को। आरिफ अलवी साहब ने अब जब दोबारा ये बात की है कि घर के मालिक के साथ मुज़ाकरात करेंगे, एक तरफ ये तमाम बहस कि पीटीआई क्यों उन्हीं को मुल्क का मालिक समझती है, और ये एक तरफ कहते थे कि गुलामी नामंजूर, लेकिन एक ज़हनियत तो इसी किस्म की नजर आती है, और क्यों पार्लियामान की तरफ जाने को तैयार नहीं। आप कैसे देखते हैं इनकी इस अप्रोच को? देखिए, मैं इसको कहूँगा हकीकत पसंदाना अप्रोच है। ये आमिर जो अभी बात कर रहे थे, आमिर लियाज साहब, ये दुरुस्ती के देखें, रास्ता अगर मैच्योर जमहूरियत होती, आपकी मजबूत होती, तो ज़रा असेंबली से निकलना चाहिए था, सियासी कुव्वतों को आपस में बातचीत करनी चाहिए थी। ये असूली तौर पर पोलिटिकली करेक्ट बात की इन्होंने। लेकिन हमारी जो पाकिस्तान की हकीकत की दुनिया है,
अगर नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने अपने लिए रास्ता बनाया वापसी का, तो किस तरह बनाया? उन्होंने बनाया था एस्टेब्लिशमेंट से बात करके, उन्होंने पीटीआई से बात करके वापसी नहीं हुई उनकी किसी और तरह से हुई। उसको एक बज़ाहिर लगा कि जनाब उन्होंने असेंबली के जरिए किया, लेकिन हमें भी पता है, आपको भी पता है, मतलब इतने भोले ना आप है ना हमें पता है किस तरह से वो चीज हुई है। तो अगर पीटीआई ये कहती है कि जी हम इनसे क्यों बात करें, जो कि बेनिफिशरी हैं इस चेंज के, वो क्यों हमें कल को अगर देखें ना पीटीआई दोबारा रेलेवेंट हो जाएगी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी दोबारा रेलेवेंट होगी। तो उन्हें भी पता है कि अगर हमें बात करनी है तो जो हकीकी मायनों में साहिब इख्तियार लोग हैं उनसे बात करेंगे। ये लोग तो बज़ाहिर जो है बरसरे इख्तियार हैं। तो अब ये चीज जब तक मतलब है, मेरे ख्याल में ये बात हमारे हर पढ़े लिखे आदमी को, जो भी पाकिस्तान की सियासत की मैट्रिक्स को समझता है, मैं इसको इस तरह से ले रहा हूँ, ना मैं बुरा कह रहा हूँ ना मैं अच्छा कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये पाकिस्तान की हकीकत है। पाकिस्तान की हकीकत ये कि हमारी यहाँ सियासी जमातें कमजोर हैं, हमारी यहाँ सियासी रहनुमा जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हैं। ये मैं अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ। उन पे करप्शन के बड़े बड़े इल्जाम थे, उनकी करप्शन को धो के दोबारा से उनको बरसरे इख्तियार लाया गया। उसी तरह जो आज मासूम बने बैठे हो, जो लड़ रहे हैं, उनके साथ जो है, तो हमारे यहाँ एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज सिस्टम है। इनसे ही आप समझें कि ये हमारी असेंबली जो है अवाम के हकूक के लिए, अवाम के बेनिफिट के लिए कानून साजी करती है। मुझे तो कभी शुबा नहीं हुआ कि कभी नहीं की उन्होंने। आप पीडीएम के पूरे दौर हुकूमत देख लें, जो भी कानून साजी की वो किस लिए की कि जी नैब को जो हम बिल्कुल गैर फाल कर दें, अपने केसेस खत्म कर दें, करप्शन खत्म हो, ये इस चीज के लिए की गई थी। ये हमारी वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने आप को जमहूरियत के चैंपियन कहती हैं, ठीक है ना। तो पीटीआई तो हमेशा से प्रो एस्टेब्लिशमेंट रही है, इन्होंने तो कभी भी नहीं कहा कि जी हम कोई बहुत जमहूरियत के चैंपियन है। पीटीआई इज द मोस्ट प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल पार्टी। और उसका जो मसला है, उसका मसला ये कि जी आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, आप उनको क्यों कर रहे हैं, इसलिए वो लड़ रहे हैं। जो इतनी सी बात अगर हमें समझ में आ जाए, सादा और आसान, उन्हें इस बात पे इतराज नहीं है कि फौज जो है वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले, उनको कोई इतराज नहीं इस बात पे। जी उनको इस पे कोई एतराज, ये आमिर साहब ये देखिए, इस मैं क्रक्स बता रहा हूं, साहब ने दिया है एक अनअपोलोजेटिकली अप्रोच है पीटीआई की कि वो उन्हीं को मालिक समझते हैं, बेशक उनकी तनकीद के निश्तर उन्हीं की तरफ हो। अब अगर ये रियलिस्टिक अप्रोच, इसको आमिर ज़िया साहब भी समझते हैं, दूसरी तरफ हम हुकूमत को भी देखें जिनकी कैबिनेट में आउटसाइडर्स हैं, जो अपनी तशहीर करने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किसी और के दिफा में आजकल कर रहे होते हैं, हर वक्त उनकी तवानाइयाँ इस तरफ सर्फ हैं, तो वो क्या इख्तियार रखते हैं कि वो पीटीआई जैसी इतनी बड़ी सियासी जमात ने पॉपुलर लीडर से बात करें? देखें, पॉपुलर लीडर और उसकी बात अपनी जगह पे होगी। इशू ये है कि पॉपुलर लीडर की जितनी जमहूरियत है, वो जो आमिर ज़िया साहब ने बात की, मैं हमेशा से कहता हूँ कि वो सिर्फ ये है कि हुजूर नजर इल्तफात हम पे डालें, बिल्कुल यही बात है ना। फिर जमहूरियत तो ना हुई, नहीं मतलब जमहूरियत तो ना हुई। उस वक्त खान साहब यही कहते थे, उस वक्त खान साहब यही कहते थे कि ये जितना जोर लगा रहे हैं ये इस बुनियाद पे लगा रहे हैं कि आप हमें आने दें और हमें रास्ता दें। शहबाज शरीफ पे वो इमरान खान साहब खुद टॉन्ट फिक्रे बाकायदा पब्लिकली किया करते थे। आज वो वक्त उनके लिए उल्टा हुआ है और वो उस वक्त को वापस लाने के लिए, लेकिन फौज के तर्जुमान पब्लिक में आके कहते हैं कि आप माफी मांगें, यानी जुर्म कबूल करें और जाके बात उन लोगों से करें। या तो फिर खान साहब घुटनों पे अगर लाना चाह रहे हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, अडयाला जेल में एस्टैब्लिशमेंट को, तो वो तो नहीं लग रही। फिर जोर जिसका होगा वो दूसरे को घुटनों पे लाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया उनको, बुला के बिठा के बताया कि हुजूर बात कीजिए जाके और अपने साथी सियासतदानों से करें। ये जजेस ने कहा है, जमाल मंदुखेल साहब ने कहा है कि हम अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ, हम सियासतदानों को कहेंगे कि जिम्मेदार आप लोग हैं। ये इमरान खान से वो मुकालमे में कह रहे हैं आज की प्रोसीडिंग में कोर्ट में, ठीक है। तो आप देखें सुप्रीम कोर्ट क्या रास्ता दे रही है कि भाई गुफ्तगू करो, इस मुल्क को बचाओ। अगर ये गुफ्तगू उनसे करना चाह रहे हैं जो इनसे नहीं कर रहे, तो फिर ये बना लें जरा इत्तेहाद। ईद के बाद आप और हम देखेंगे, पहले ये कहते थे हम बजट पास नहीं होने देंगे, हम बजट पास रोकते हुए भी देखेंगे। अगर बजट पास नहीं होने देंगे खान साहब, तो गवर्नमेंट तो गई ना, कोई इशू कोई नहीं है। यही जमहूरियत का है कि आप डिफीट करा लें, या फिर आप जोरे बाजू से गवर्नमेंट को जीरो करेंगे, जैसे आप धरना 2014 लेके आए थे। आज तो उसकी सब चीजें खुल गई ना कि आपके पास पहले 6 दिन थे, फिर आपको 30 अगस्त दिया गया कि आप पीएम हाउस पे हमला कर लें, काबू कर लें और सब कुछ इनकलाब आ जाएगा इस मुल्क में। देखें हम अब भी ये क्या कर लेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया राना साहब आपका और आमिर ज़िया साहब, आप दोनों के कीमती वक्त का। अभियान की ग्राउंड रियलिटीज हैं। कोई कहता है कि माफी मांग लें तो आपके तमाम गुनाहों से आप सुरखरू हो जाएंगे, और एक तरफ से कहा जाता है आप ही मालिक हैं मुल्क के, आपको ही हम मालिक समझते हैं, आपसे ही बातचीत करेंगे। तो और ये इदारे और शख्सियात को मुल्क का मालिक गर्दाना जा रहा है आजकल। लेट्स सी आने वाले दिनों में मुज़ाकरात को कोई रास्ता बनता है या मजीद कम होता हुआ नजर आता है। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।